आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गवर्नेंस स्टैंडर्ड नंबर 6 को देखेंगे। तो बेसिकली ये जो है वो गवर्नेंस प्रिंसिपल के बारे में है। तो इसका जो नाम है वो है स्टेटमेंट ऑन गवर्नेंस प्रिंसिपल फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी ये बेसिकली डिस्कस करेगा कि एक इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो ओवरऑल गवर्नेंस का फ्रेमवर्क होगा, उस उसकी उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, और उसके बारे में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ये गवर्नेंस स्टैंडर्ड हमें बता रहा होगा। इसकी बेसिस भी दी हुई है और इसमें एक कुछ इनरियर भी दिया हुआ है, उसको आप लाजमी पढ़िएगा। इसकी बेसिस में वो ये लिखता है कि कोई ऐसा प्रिंसिपल तो नहीं है कि जो वन साइज फिट फॉर ऑल हो। तो दूसरे नंबर पे उसने ये भी लिखा कि जब हमने गोल्डन स्टैंडर्ड इशू किया तो उससे पहले हमने वर्ल्ड वाइड एक सर्वे किया, और हमने ये देखा कि जो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर कौन से ऐसे गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स जो है वो इम्प्लीमेंट हुए हैं या अडॉप्टेड हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमने उन्हीं प्रिंसिपल को यहाँ पे जमा किया, और हमने उनको इस तरीके से मॉडिफाई करने की कोशिश की कि वो इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए भी जो है वो इम्प्लीमेंट हो सके। और लेकिन साथ ही इसने बहुत सारी लिमिटेशंस भी बताई हैं कि वही एक बात कि जी वन साइज फिट फॉर ऑल नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वो भी वन बाय वन वो बताएगा कि कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये जो है हर एक के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से बताया जाता है उसी मेथड के थ्रू, उसी स्पिरिट के थ्रू अप्लाई भी हो जाए। और दूसरा उसने ये कहा कि ये गवर्नेंस के प्रिंसिपल जो हैं, बेसिकली ये एक न्यू फिनोमिना है, और अभी इसके ऊपर काम हो रहा है दुनिया में। और जो है कि एक भी ऐसा नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर डेवलपमेंट हो चुकी है। तो जब उन्होंने गवर्नेंस स्टैंडर्ड इशू किया तो ये बातें की, तो ये इसकी बेसिस में मेंशन है। तो इसको इसको इसकी बेसिस पढ़िएगा, और इसका जो इनरियर है उसके अंदर बेसिकली इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको डिस्कस किया गया है, तो उसको भी देखिएगा। हम स्टैंडर्ड को पढ़ेंगे। तो इसका जो इंट्रोडक्शन टू गवर्नेंस प्रिंसिपल एंड इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो इसका जो स्कोप है वो है रोल ऑफ गवर्नेंस और यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाई फिड्यूशरी स्टैंडर्ड्स, और स्ट्रेंथनिंग ट्रस्ट एंड कंप्लायंस। तो गवर्नेंस जो है वो क्रूशियल है, किस वजह से कि साउंड ऑपरेशंस के लिए। क्योंकि जो इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या इवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे जो ट्रस्ट है उसको सेफ गार्ड करना इकोनॉमी के लिए और कम्युनिटी की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको इनको चलाने के लिए या इनको रन करने के लिए जो इसके साथ जो जुड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनके ट्रस्ट को बिल्ड करना और उनके ट्रस्ट को कायम रखना, ये एक तकरीबन बहुत बड़ा एलिमेंट है। अगर ये ट्रस्ट का एलिमेंट ना हो तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। और अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो हिलेंगे, तो उससे आपका पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो आपको जो है उसके अंदर प्रॉब्लम आती हुई नजर आएंगी। तो इसलिए जो रोल है गवर्नेंस का, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए जिस तरीके से बाकी इदारों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन चूंकि इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, वो दूसरे इदारों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और ट्रस्ट का जो एलिमेंट है वो पैरामाउंट है। तो यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि अनलाइक कन्वेंशनल बिजनेस, Islamic financial institutions serve a broader purpose, impacting a wider array of stakeholders, including Rabbul Mal and other capital providers. This mandate a balanced approach to governance that does not solely benefit equity holders. यानी एक तो हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम दूसरे इदारों से अलग करके देखें,
तो तब भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो यूनिक होते हैं। उनके अंदर जैसे मैंने बात की कि स्टेक होल्डर्स जो है वो ज्यादा होते हैं। नॉर्मली जो दूसरे बिजनेसेस होते हैं वहाँ पे जो फंड्स हैं वो बेसिकली इक्विटी होल्डर्स के होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो फंड्स है वो पब्लिक का मोस्टली होता है इन एडिशन टू इक्विटी। और लेकिन जब आप इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे मामला और भी बढ़ जाता है कि यहाँ पे बेसिकली जो आप फंड्स ले रहे होते हैं वो जमान की बेस पे नहीं होते। दैट्स मीन कि आपके जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स होते हैं वो आप ट्रस्ट बेस ले रहे होते हैं, और उसमें जो लॉसेस हैं वो लॉसेस आप कस्टमर के साथ शेयर कर रहे होते हैं, सिवाय उन लॉसेस को छोड़ के जिसके अंदर कोई नेग्लिजेंस बैंक के पार्ट पे ना हो। तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो गवर्नेंस के थ्रू ट्रस्ट को बिल्ड करना और ज़्यादा बड़ी बात है। जैसे कि कन्वेंशनल बैंक के अंदर जो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, दैट्स मीन के जो डिपॉजिटर का पैसा है वो दोनों जमान बेस पे हैं, यानी वहाँ पे इन दोनों की रीपेमेंट की गारंटी है। लेकिन इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको पता है कि जो करंट अकाउंट है उसके अंदर वो गारंटी है दूसरों की अंदर, तो इसलिए यहाँ पे जो ट्रस्ट वाला एलिमेंट है वो, और इसलिए इनकी यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो एक फैक्टर मैंने आपको बताया एग्जांपल देने के लिए। इसके अलावा भी डेफिनेटली के कन्वेंशनल बिजनेस के अंदर तो बिजनेस वाले मामला आते हैं ना कि एफिशिएंट और एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज और बाकी मामला, लेकिन यहाँ पे उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आप उससे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बिजनेस को शरिया कंप्लायंट वे में रन करेंगे, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो है वो आप नहीं परफॉर्म करेंगे कि जो कि शरिया से कंट्राडिक्ट कर रही हो। तो इस तरीके से इसकी जो यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बढ़ जाती है। जस्ट दो की मैंने एग्जांपल दी है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसी वजह से जो फिड्यूशरी स्टैंडर्ड्स हैं वो इनके लिए हाई हैं कि Islamic financial institution governance board hold a high fiduciary duty ensuring safety of all stakeholders and accountability to community जो है वो सब। और इन्होंने जो स्ट्रेंथनिंग है ट्रस्ट को और कंप्लायंस को वो करना है किस वजह से कि वो उसकी वजह से वो पब्लिक कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकें, री इन्फोर्स ट्रस्ट अमंग इन्वेस्टर एंड इक्विटी होल्डर्स पर बढ़ा सकें। दिस सपोर्ट इन्हांस शरिया कंप्लायंस एंड एथिकल इंटीग्रिटी। यानी जो इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर आप बात करें तो वहाँ पे इन्हांस शरिया कंप्लायंस और इसी तरह जो आपकी एथिकल वे ऑफ डूइंग बिजनेस होगा वो डेफिनेटली आपके इस ट्रस्ट को और कंप्लायंस को फर्दर बढ़ाएगा। रैशनल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नेंस फ्रेमवर्क, necessity of the statement. The statement on the governance principle is essential to promote sound governance practices within Islamic financial institution and to establish a foundation for AOF governance standard in specific area. This statement acts as a framework for governance in the Islamic financial institution and part of the AOF pronouncements. तो इसका जो पर्पस है, पर्पस ऑफ द स्टेटमेंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस गवर्नेंस स्टेटमेंट आर टू define the key principles and concept essential for governance in Islamic financial institution। यानी पर्पस ऑफ द स्टेटमेंट ओवरऑल ये जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड जिसको हम पढ़ रहे हैं इसका पहला पर्पस ये है कि की प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट जो है उसको डिफाइन करना जो कि गवर्नेंस के लिए क्या है, मैंडेटरी है। इसी तरीके से इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्टेक होल्डर्स को ये हेल्प करना कि वो अंडरस्टैंड कर सकें रोल ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर गवर्नेंस। यानी वो लोग जो कि गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको जो है स्टेक होल्डर्स को जो है ये क्लियर हो कि वो कौन है, और इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी उन लोगों को जो है वो आइडेंटिफाई कर सके कि गवर्नेंस को की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए प्राइमरी बेसिस पे वो कौन से लोग होंगे। प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग फ्यूचर गवर्नेंस एंड कंप्लायंस स्टैंडर्ड।
जैसे मैंने बात की थी कि अ, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसके अंदर गवर्नेंस स्टैंडर्ड के अंदर है कि अ, ये एक दफा की चीज है और इसके अंदर कोई फर्दर फ्यूचर में डेवलपमेंट नहीं हो सकती या नए रूल्स नहीं बन सकते। तो ये दीज आर मिनिमम क्राइटेरिया। जब भी हम इस तरीके की बात करते हैं, कोई गवर्नेंस फ्रेमवर्क की बात रेगुलेटर करता है या कोई भी और दूसरी बॉडी करती है, तो वो ये कहती है कि दीज आर मिनिमम क्राइटेरियाज और ये फाउंडेशन होती है। ये कोई जिसको कहते हैं ऑप्टिमम लेवल नहीं होता। तो यहाँ पे भी तकरीबन वही बात हो रही है। फैसिलिटेट इंटरकनेक्शन बिटवीन करंट एंड फ्यूचर स्टैंडर्ड अप्लाइड टू इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये भी तकरीबन दूसरे पॉइंट से मिलती जुलती बात है। Focus on principle. Acknowledging the complexity of governance structure, the statement emphasizes the principle upon which governance should rest, specifically compliance, transparency, accountability, fairness, and equitable treatment of stakeholders। यानी इसने कुछ यहाँ पे आपको इसके पिलर्स जो है वो बताए हैं। This framework seeks to fortify governance in Islamic financial institutions by aligning practices with these core principles, ensuring integrity and effectiveness, and fulfilling Sharia and fiduciary responsibilities। इसका जो ओवरऑल एम है वो ये है कि द प्राइमरी गोल ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टू प्रमोट एफिशिएंट यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज विद एन इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अपहोल्ड अकाउंटेबिलिटी एंड मैनेजिंग दीज रिसोर्सेज। तो सबसे पहले कि एफिशिएंट यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज डेफिनेटली ज़रूरी है। और इसी तरीके से कि जो अपहोल्ड अकाउंटेबिलिटी है, कि जो लोग इसको मैनेज कर रहे हैं रिसोर्सेज को, तो उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है या उसके जो रूल्स हैं वो भी क्लियर होने चाहिए। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है? This the statement aims to ensure that individuals involved in governance, इसी तरीके से implies, and those in significant role within an Islamic financial institution fulfill their responsibilities effectively and aligned with Sharia principles। तो ये जो इसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो यही कि जो अकाउंटेबिलिटी है, दैट्स मीन कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उनको असाइन करना, और फिर उनकी जो इफेक्टिव अलाइनमेंट है उसका शरिया के प्रिंसिपल के साथ भी। यानी ओवरऑल को हमने देखा कि वो एफिशिएंट यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज और अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर वो ये कहता है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इनकी अलाइनमेंट विद शरिया प्रिंसिपल भी होनी चाहिए। यानी आपने एफिशिएंट यूज की तरफ तो जाना है, लेकिन ये एफिशिएंट यूज की तरफ जाने के लिए जो आप टूल यूज कर रहे हो वो शरिया कंप्लायंट होने चाहिए। मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर गवर्नेंस। तो जैसे मैंने बात की कि ये जो गवर्नेंस के स्टैंडर्ड होते हैं या इस तरह की बातें होती हैं, ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है, ये ऑप्टिमम लेवल नहीं है। आप इससे ऊपर जा सकते हैं लेकिन इससे नीचे नहीं रह सकते। दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया। So the statement serve as the minimum standard for establishing governance standard within Islamic financial institution. It also lays a foundation for AOFI to develop future governance standard related to specific principle outlined in this principle. तो जो है ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी या कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी आपको यहाँ से एक पॉइंट मिलता है कि जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड होते हैं या कोई भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो मिनिमम क्राइटेरिया होता है। चाहे वो सर्विस एक्सीलेंस के स्टैंडर्ड हो, जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड हो, या किसी की चीज के भी जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो मिनिमम क्राइटेरिया होता है यार। अच्छा जी। स्कोप ऑफ गवर्नेंस के the governance encompasses multiple dimensions including social responsibility, business ethics, corporate culture, and the accountability for both the board and management. It also involves the role of various parties engaged in the operational and strategic functions of an Islamic financial institution. These roles collectively influence how the IFI's strategies, policies, operations, and control frameworks are designed, implemented, and monitored। यानी जो स्कोप है गवर्नेंस का उसकी जो मल्टीपल डायमेंशन है,
उसके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बिजनेस एथिक्स भी हैं, कॉर्पोरेट कल्चर भी है, और इसी तरीके से बोर्ड की और फिर जो आपकी एग्जेक्टिव मैनेजमेंट है, सबकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी इसी के अंदर आती है। और इसी तरीके से इसके अंदर जो है रोल ऑफ वेरियस पार्टीज जो है वो इंगेज इन ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक फंक्शंस, जिसके अंदर आपकी जैसे फंक्शनल जो मैनेजमेंट की बात की उसकी बात हो रही है। तो ये जो ये सब लोग मिल के इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कि इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो स्ट्रेटजीज हैं, पॉलिसीज हैं, ऑपरेशंस एंड कंट्रोल फ्रेमवर्क आर डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मॉनिटर। और एडिशन में कि ये जो फ्रेमवर्क हो, इनकी जो डिजाइनिंग है, फिर इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है और इनकी जो मॉनिटरिंग है, इसके अंदर बाकी चीज़ों के साथ साथ शरिया कंप्लायंस का होना भी जरूरी। इसी तरीके से वेरिएबिलिटी एंड गवर्नेंस प्रैक्टिस। अब ये जो बात स्टार्ट में मैंने आपसे की थी कि गवर्नेंस प्रैक्टिसेस डिफर अक्रॉस रीजन्स, ड्यू टू किस वजह से डिफर करते हैं जी? ड्यू टू वेरिएशन इन नेशनल रेगुलेटरी अप्रोचेस। डेफिनेटली हर जगह पे नंबर वन तो आपके पास रेगुलेटर डिफरेंट होंगे, और हर रेगुलेटर हो सकता है कि उसकी गवर्नेंस की अपनी पॉलिसीज हो। इसी तरीके से जो लीगल सिस्टम है वो किस चीज़ को सपोर्ट करता है, किस चीज़ को नहीं करता, तो वो भी डेफिनेटली मैटर मैटर करता है। और लीगल जो सिस्टम है वो रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट डिफर होते हैं। इसी तरीके से कल्चर जो है वो हर इलाके का डेफिनेटली डिफर होता है। तो इसलिए कोई एक चीज ऐसी नहीं है कि जो आप हर हर कल्चर के अंदर वो जाके फिट कर सके। इसलिए आपको उसको कल्चर टू कल्चर भी जो अपने स्टैंडर्ड्स हैं उसके अंदर वेरिएशन लानी पड़ती है। एंड द पावर हेल्ड बाय ओनर्स। इसी तरीके से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट है, या आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास जो पावर है वो वो अपनी पावर को किस हद तक एक्सरसाइज कर पाते हैं, और वो उनके पास कितने ज्यादा कंट्रोल्स हैं, ठीक है ना? तो वो मैटर करता है। अब ये जो इनके कंट्रोल्स हैं, इनको आप किस नज़र से देख सकते हैं कि यानी इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि रेगुलेटर के साथ इनकी जो बार्गेनिंग पावर वो किस तरीके से है, इनकी आपस में, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट, या इसी तरह जो शेयर होल्डर्स हैं और उनके जो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इनका आपस में किस तरीके से है, जो है जो रिलेशन है। तो इसको, इस पावर को इस मल्टीपल डायमेंशन से आप देख सकते हैं। अच्छा, adopting to the FIA unique model. For governance structure to be truly effective, an IFI must consider the distinct characteristics of its own business model, aligning its governance approach with these unique distributes. यानी यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि आप अपना यूनिक मॉडल जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रॉडर वे में अगर हम देखें तो जो इस स्टैंडर्ड के अंदर जो बेसिक बातें होंगी, तो वो तो उसने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है जहाँ तक पॉसिबल हो। लेकिन अ, वो अपने कल्चर के लिहाज से, अपने रीजन के लिहाज से, अपने लीगल एनवायरनमेंट के लिहाज से, इसी तरीके से अपने बिजनेस के लिहाज से वो अपने लिए यूनिक मॉडल गवर्नेंस का बना सकता है, जो कि उसके लिए जो है वो सूट जो है सूटेबल हो। अब इन्हांसिंग कॉन्फिडेंस। तो इन्हांसिंग कॉन्फिडेंस के लिए जो है क्या करना पड़ेगा? तो ट्रस्ट एज अ फाउंडेशन, जैसे हमने बिल्कुल शुरू में बात की कि इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर, या इस इन द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, वेदर कन्वेंशनल और इस्लामिक, दोनों की बात हो रही है कि ट्रस्ट इज फंडामेंटल। जैसे हमने बात की कि हमारा जो बिजनेस है वही ऐसा है कि दिस इज अ ट्रस्ट बेस्ड। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो कोई हमारे पास ये बिजनेस नहीं कर रहा होगा। ट्रस्ट फॉर्म द कॉर्नरस्टोन ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑपरेशन। यानी ये बात नहीं है कि किसी और सेक्टर के अंदर ट्रस्ट अगर लैक भी कर रहा हो तो काम चलेगा, ये बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि इनका जो बिजनेस है वो इस यूनिक लेवल का बिजनेस है कि जैसे हमने शुरू में बात की कि इनके पास पैसा जिसके ऊपर ये इवन बिजनेस को ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो इक्विटी होल्डर के साथ साथ वो आपके डिपॉजिटर का होता है। और डिपॉजिटर के पैसे के भी मल्टीपल टाइप्स हैं, और उसके अंदर आपका जो है वो लेंटिंग वाला भी होता है, यानी लोन बेस वो मामला भी होता है। तो नॉर्मली
लोन के बारे में तो आपको सबको पता ही होगा कि लोन आप किसको देते हैं, सिर्फ उसी को देते हैं कि जिसकी कोई क्रेडिट वर्दिनेस के बारे में आप जानते हो, अदरवाइज आप लोन नहीं देते। और क्रेडिट वर्दिनेस के अंदर ट्रस्ट का एलिमेंट भी आता है। तो इस तरीके से बात है। नीड फॉर साउंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, दोज विद कंट्रोल ओवर an institution may have interests that differ from those supply equity and other फंडिंग्स। ये तो जो बेसिक बातें हमने अक्सर पढ़ी होंगी कि जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो बेसिकली उसको बैलेंस करने की बात हो रही है कि इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है वो ऐसे लोग हैं जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं या उसको चला रहे हैं, उनका जो इंटरेस्ट है, और वो लोग जो इसको इक्विटी सप्लाई कर रहे हैं या फंडिंग कर रहे हैं, उनका जो इंटरेस्ट है वो डिफर हो सकते हैं। वो क्या है, वो डेफिनेटली आप सबको क्लियर है कि इक्विटी होल्डर का जो है वो इंटरेस्ट क्या है कि उनको बेहतरीन रिटर्न्स जो है वो प्रॉफिट की सूरत में, डिविडेंड की सूरत में और बाकी मामलात की सूरत में मिल रहे हो। लेकिन जो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो कि मैनेजमेंट के अंदर है, या वो जो कि बोर्ड के अंदर है, या बाकी मामलात के अंदर है, या ओवरऑल जो बैंक को चलाने वाले हैं, उनका ये है कि उनकी जो रेम्यूनरेशन है वो बेहतर हो। तो इसको बैलेंस करने की जरूरत होती है कहीं ना कहीं। In Islamic financial institution, this need for strong governance is heightened since the substantial portion of risk-bearing funds come from non-equity holders। यानी आम इदारे के अंदर तो सिर्फ इक्विटी होल्डर्स का पैसा है, उनके जो है ना वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे तो भाई डिपॉजिटर भी है, मेकिंग बैलेंस जो है ना गवर्नेंस क्रूशल। तो यहाँ पे जो है ना वो और ज्यादा क्रूशल मामला हो जाता है। पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड गवर्नेंस, sound governance practices are essential to build public confidence. It is vital that those responsible for governance as well as those who influence them prioritize these practices। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अदरवाइज जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है वो अगर नहीं रहा तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, confidence in an Islamic financial institution relies on several important measures, with transparent governance structure being one of the most crucial। तो ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस क्या है कि जैसे ये चीजें हमें बताएगा आगे चल के कि जो डिस्क्लोजर्स हैं, जो जो आपका जो बिजनेस है ओवरऑल जिस तरीके से चल रहा है, और आपकी जितनी भी पॉलिसीज हैं, मामलात हैं, उसकी जितने ज्यादा आप रिपोर्टिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट करेंगे, और जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आपके साथ जुड़े लोग हैं, उनको जितना आप टाइमली, एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, तो उसके थ्रू ही डेफिनेटली ये जो कॉन्फिडेंस है ये बढ़ रहा होगा। रोल ऑफ की स्टेक होल्डर्स के इसके अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, आपकी शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड है, इसी तरीके से आपकी मैनेजमेंट है, इसी तरीके से एम्प्लॉइज हैं, and other stakeholder engage when the IFI must continuously work to enhance confidence and trust। यानी जितने भी की स्टेक होल्डर हैं वो उन्होंने कंटिन्यूसली वर्क करना है टू enhance confidence and trust। तो की एलिमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशन सर्वाइवल एंड ग्रोथ, तो ये जो ट्रस्ट है ये बार बार हमें यहाँ पे इसमें मिल रहा है कि ये क्या है, की एलिमेंट है सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए। और इस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए जो मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स थे वही इस स्टैंडर्ड के अंदर डिस्कस हो रही हो। तो दिस emphasis on trust and transparent governance underscore the importance of integrity and confidence building measure within IFIs। अच्छा जी, बोरिंग तो नहीं लग रहा? ये दोनों जो गवर्नेंस के स्टैंडर्ड है ना, ये 7 और 8, ये थोड़े से बोरिंग है, लेकिन अगर आप इसको वहां से पढ़ रहे होंगे तो आपको बोरिंग डेफिनेटली लगेंगे। लेकिन मैं जो है ना इस प्रेजेंटेशन के अंदर हर चीज़ की हेडिंग डालने की कोशिश की है, और उसको थोड़ा सा जो है ना वो क्लियर बनाने की कोशिश की है। तो किसी ने पहले पढ़ा है ये गवर्नेंस स्टैंडर्ड वहां से? तो बहरहाल आप लोगों ने करना है। अच्छा जी, ये वाली स्लाइड तो हमने नहीं देखी ना। अब है जी शरिया कंप्लाइंस के जो गवर्नेंस के पिलर्स हैं उनमें से एक क्या है, शरिया कंप्लाइंस है। तो बियॉन्ड कन्वेंशनल गवर्नेंस, तो डेफिनेटली
एक तो कन्वेंशनल गवर्नेंस है। कन्वेंशनल गवर्नेंस के अंदर कुछ ऐसे मामला हो सकते हैं कि जिसके अंदर आप देख रहे होंगे कि आपको ऑब्जेक्शन हो सकती है शरिया के लिहाज से। लेकिन जब इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आप आएंगे तो आपने हर मामले के अंदर, ना सिर्फ ट्रांजैक्शंस के अंदर, ना सिर्फ अपने माली मामलात के अंदर शरिया कंप्लायंस को इंश्योर करना है, बल्कि आपने अपने हर डायमेंशन के अंदर, चाहे वो गवर्नेंस है, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो आपकी रिपोर्टिंग है, हर लिहाज के अंदर आपने इसको इंश्योर करना है। तो गवर्नेंस एंड इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सटेंड्स बियॉन्ड कन्वेंशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इनकॉर्पोरेटिंग बोथ सोशल एंड रिलीजियस डायमेंशंस। तो आपने सोशल और रिलीजियस डायमेंशन को डेफिनेटली क्या करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। The unique value of an IFI lies in its ability to conduct commercial activities strictly in accordance with the Sharia principle। तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, जैसे डॉक्टर साहब ने हमें कहा कि इनकी जो यूनिक वैल्यू है वो यही है कि ये अपना बिजनेस जो है वो किसके मुताबिक कर रहे हो, शरिया प्रिंसिपल्स के मुताबिक ही कर रहे हो। पर्पस ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है जी? IFIs are established to help investor to deploy their funds in a manner that align with Sharia guidelines। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक सी बात कि इनका असल पर्पस डेफिनेटली जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेशन तो होगा। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं होती, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं होती, लेकिन वो जो प्रॉफिट है वो शरिया कंप्लाइंट वे में हो। इसीलिए ये लोगों को ये दावत तो देंगे कि हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, हमारे साथ हमारे साथ इन्वेस्टर बने, या हमारे साथ आप बाकी मामलात करें। लेकिन उसके अंदर ये चीज़ ज़रूरी होगी कि ये इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं ये क्या हो, शरिया कंप्लाइंट। इंश्योरिंग दैट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ आर नॉट ओनली प्रॉफिटेबल बट आल्सो एथिकली कंप्लाइंट। तो बाज मामलात के अंदर शरिया कंप्लाइंट, और फिर बाज जगहों पे फिर एथिकली जो है वो भी मामलात है। तो एथिक्स क्या होता है, या एथिक का जो लफ्ज है कि रॉन्ग और राइट के दरमियान जब आप डिसाइड कर रहे होते हैं तो दैट इज एथिकल। अब रॉन्ग एंड राइट के अंदर जो फैसला है वो किस बेस पे करना है, वो फॉर द बेनिफिट ऑफ लॉर्ज के लिए करना है। और डेफिनेटली जब हम शरिया कंप्लाइंट की बात करते हैं तो वो इन द लाइट ऑफ जो है ना वो डिवाइन आपके पास जो गाइडेंस है उसके मुताबिक करना है, या शरिया की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक करना है। शरिया इज अ की फैक्टर फॉर ट्रस्ट। तो decision to invest or engage with one IFI over another often depends on the institution commitment to Sharia compliance। Without strict adherence to Sharia, confidence and IFI can be compromised। अब नंबर वन तो ये है कि जब आप देखते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन को कि जो कि शरिया कंप्लाइंट है, और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को कि जो कि कन्वेंशनल है, तो पहले तो वहां पे भी जो डिसीजन है कि वो जो लोग शरिया कॉन्शियस होंगे तो वो तो किधर जाएंगे, शरिया कंप्लायंट की तरफ जाएंगे। लेकिन फिर जब आप कंपैरिजन करेंगे एक शरिया कंप्लायंट बिजनेस और फिर दूसरे शरिया कंप्लायंट बिजनेस को, फिर उसके अंदर आप देखेंगे कि जिसके अंदर ज्यादा बेहतर है, या जिसके अंदर शरिया कंप्लायंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, तो डेफिनेटली लोग उसके तरफ ही जाएंगे। तो इस लिहाज से भी जरूरी है कि आपने दोनों तरह की जो इंडस्ट्रीज से वो compete करना है। यानी जैसे अब हम पाकिस्तान की बात करें तो इवन इस्लामिक बैंक सब पढ़ रहे हैं। अब आप इस्लामिक बैंक के उनका आपस में भी डेफिनेटली वो कंपटीशन है। अब वो क्लाइंट जो है वो हो सकता है कि किसी एक इस्लामिक बैंक को अ, उसके अंदर उसका वो ट्रस्ट ना हो शरिया के कंप्लायंस के मैटर में जो दूसरे बैंक के साथ होता है। तो ये किस वजह से होगा, ये किस इसी वजह से होगा कि उसके अंदर जो शरिया कंप्लायंस का गवर्नेंस का सिस्टम है वो इतना जबरदस्त होगा कि वो क्लाइंट जो है वो उसको उसके ऊपर ट्रस्ट करने की वजह बन रहा होगा। मैकेनिज्म फॉर कंप्लायंस। It is essential for IFI to implement robust mechanism to ensure Sharia compliance across all financial transaction and operational practices। यानी शरिया compliance की पॉलिसी बना देना, सिस्टम बना देना, ये इनफ नहीं होता। आपको जो है वो शरिया compliance के लिए जो है एक मैकेनिज्म बनाना पड़ता है। डेफिनेटली इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें तो आपकी जो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग है वो आ जाती है।
फिर ओवरऑल जो है, यानी जो बड़ी बात है वो तो होगी, पॉलिसीज, कॉन्ट्रैक्ट और फिर शेयर बोर्ड वाले मामला तो होंगी। लेकिन फिर जो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे आ गए, उस पर भी मल्टीपल चीजें होंगी कि आपके पास ये ऑडिट भी होगा, आपके पास ये कंप्लायंस भी होगा, आपके पास शरिया बोर्ड भी होगा, आपके पास बोर्ड ऑडिट कमेटी भी होगी। और इस तरह की मल्टीपल जो है, ये एक मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू आप कंप्लायंस को इंश्योर कर रहे होंगे। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये क्या करेगा कि पिवटल रोल ऑफ शरिया कंप्लायंस इन इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रीइंफोर्सिंग देयर एथिकल एंड रिलीजियस रिस्पांसिबिलिटी इन ऑल बिजनेस डीलिंग। तो ऑल बिजनेस डीलिंग के अंदर इनके जो मामलात हैं वो क्या होने चाहिए, शरिया कंप्लायंट होने चाहिए। अब है जी बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस मॉडल इनका किस तरीके से होना चाहिए, सबसे पहले तो इनका जो यूनिक कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है, द बिजनेस मॉडल ऑफ आई एन ऑफ IFIs is distinctive due to contracts designed specially to comply with Sharia, setting it apart from conventional financial institution. These Sharia compliant contracts introduce unique type of risks that both the IFIs and its clients should understand and acknowledge. तो these Sharia compliant contract introduce unique type of risk। अब ये जो यूनिक टाइप ऑफ रिस्क है, ये शरिया नॉन कंप्लायंस रिस्क एक एडिशनल रिस्क होता है जो कहाँ आता है, इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है। और ये जो रिस्क है ये कन्वेंशनल के अंदर नहीं आता। तो इसके साथ जुड़े, यानी नॉन शरिया कंप्लायंस का जो रिस्क है इससे साथ जुड़े फिर और भी बहुत से रिस्क होते हैं जो इससे ट्रिगर होते हैं। तो इसलिए जो है इनका जो बिजनेस है वो यूनिक है, और इनके अंदर इसके जो रिस्क हैं वो भी यूनिक हैं। और अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे चले जाएं तो आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, वो किसी भी पार्टी के साथ है, चाहे वो क्लाइंट के साथ है, वो एम्प्लॉयज के साथ है, वो सप्लायर के साथ है, वो रेगुलेटर के साथ है, वो गवर्नमेंट के साथ है, वो क्या होंगे कि कन्वेंशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इस लिहाज से यूनिक होंगे कि इनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जो शरिया की किसी क्लॉज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो। तो इस लिहाज से भी ये यूनिक होंगे। और रिस्क के लिहाज से भी यूनिक होंगे। मैंने आपको एक एक बड़ा रिस्क बताया जो कि कन्वेंशनल बैंक के अंदर होगा नहीं होगा और हमारे पास होगा। रिस्क कंसिडरेशन फॉर इक्विटी एंड क्लाइंट फंड। अब जो है ये भी एक मामला है कि एक आपके पास फंड है इक्विटी का और एक आपके पास क्लाइंट्स का फंड है। क्लाइंट्स का फंड मतलब डिपॉजिटर का फंड। While it is essential to protect the capital and interest of equity holders, significant risks are also associated with managing clients' funds. These risks arise from various risk-bearing instruments, including restricted, unrestricted, or other Sharia-compliant form, which require careful handling. तो आपके पास जो है वो रिस्ट्रिक्टेड, यानी मुदारबा की बात हो रही है, फिर अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा की बात हो रही है। तो जो दोनों के जो फंड्स हैं डेफिनेटली उसकी उसकी जो सेफ्टी है या उसकी फिर एफिशिएंट यूज है या उसके ऊपर जो रिटर्न कमा के देना है, डेफिनेटली वो मैटर करता है। लेकिन जो रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट्स होते हैं उनके ऊपर जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं कि इन एडिशन उनको भी फॉलो करना पड़ता है। तो इस तरीके की बात हो रही है। शेयर होल्डर इंटरेस्ट। तो आइडेंटिफाई की शेयर होल्डर्स, तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें जी कि शेयर होल्डर कौन से हैं। For effective governance, it is essential for those overseeing an Islamic financial institution to have a clear understanding of who the primary stakeholders are. Recognizing these key stakeholders enable the development of a governance structure built on strong accountability, ensuring that IFI's policies and practices serve the interest of all involved। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। तो स्टेक होल्डर्स बेसिकली हैं कौन से, सबसे पहले आपके इक्विटी होल्डर्स हैं, फिर आपके जो है वो डिपॉजिटर हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, फिर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, फिर मैनेजमेंट है, फिर श्रेया सुपरवाइजरी बोर्ड है, फिर श्रेया ऑडिटर्स हैं, फिर आपके एम्प्लॉयज हैं। ये सारे के सारे आपके स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है ना। तो इनको आइडेंटिफाई करना और फिर हर एक की जो उसको अलाइन करना उनके गोल को, ये क्या है जरूरी है। इसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी टू स्टेक होल्डर्स। A governance team within an Islamic financial institution hold responsibility not just towards shareholders
वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो शेयर होल्डर्स की को जो है ना वो अकाउंटेबल हो, वो क्या करे, बट टुवर्ड द इंटरेस्ट ऑफ अ ब्रॉडर ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग डिपॉजिटर, क्लाइंट्स, एम्प्लॉइज एंड द कम्युनिटी सर्व बाय द institution. This accountability is a cornerstone of trust and ensure that IFIs operate in a transparent and ethical manner. ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस। तो इसके अंदर बेसिकली वो ये बताता है कि मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी इज सेंट्रल टू एन आईएफआई's relationship with its stakeholders. To foster confidence, the IFI should provide timely and comprehensive information on both financial and non-financial aspects of its performance. Additionally, the board of directors and management should actively address the information need of the stakeholders, ensuring they feel informed and valued. Understanding and responding to these transparency need is essential in maintaining a positive and trust-based stakeholders relationship. कि आपके साथ जुड़े जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो कम्युनिकेशन है किसकी इंफॉर्मेशन की, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन की, वो नंबर वन कंप्लीट होनी चाहिए, नंबर टू टाइमली होनी चाहिए। और इसी लिहाज से वो अगर आपसे कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड करते हैं जो कि उनकी नीड है और किसी डिसीजन के लिए डेफिनेटली उनको चाहिए है, तो उसका उसका भी रिप्लाई जो है वो टाइमली होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और इस चीज़ को भी ये गवर्नेंस स्टैंडर्ड इंश्योर करने का डेफिनेटली कह रहा है। चलिए लो फिर बैठ जाओ। अच्छा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, alignment of interest. The governance structure of an Islamic financial institution is designed to align as close as possible the interest of stakeholders, those responsible for governance, and society at large. This alignment ensures that institution activity benefit all parties involved, promoting harmony, business practices, and societal well-being. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर पहली बात यह है कि अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट है कि आपका जो सोसाइटल वेलबींग है बेसिकली उसको आपने देखना है। यानी हम किसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके कि जो है वो प्रॉफिट जनरेशन है या बाकी आप कोई भी मामला कह सकें नहीं है। जितनी भी आपके साथ जुड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो डेफिनेटली कम्युनिटी भी है, ठीक है, ओवरऑल आपकी सोसाइटी भी है, तो सबके इंटरेस्ट को अलाइन करना है। और ये वाला स्टैंडर्ड और अगला स्टैंडर्ड आप पढ़ेंगे तो आप उसमें बहुत सारी चीजें देखेंगे कि इसमें कोई एक चीज नहीं आती, इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर भी आते हैं। इसके अंदर आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो चैरिटेबल एक्ट्स हैं वो भी आते हैं। तो बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं, तो इसलिए सबके जो इंटरेस्ट है उसका उसका ख्याल रखना एक एक बॉर्डर वे में, वो एक जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो के लिए क्या है जरूरी है। बैलेंस थ्रू शरिया प्रिंसिपल। शरिया प्रिंसिपल इनहेरेंटली बैलेंस इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद दोज ऑफ वाइडर कम्युनिटी। तो बैलेंस बेसिकली शरिया प्रिंसिपल के थ्रू यही है कि एक होता है किसी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट और एक है इंटरेस्ट ऑफ द वाइडर कम्युनिटी। तो इसकी एग्जांपल तो बहुत सारी हैं कि जो है जो है इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी आप बहुत सारी जो है इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। और इवन अपने जो है डिपॉजिट साइड पे देख सकते हैं कि अ, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, अब उसके अंदर कहानी क्या है कि जी वो लॉस जो आपकी नेग्लिजेंस से हो तो उसको क्या करना है, आपने खुद बियर करना है। अब ये हो सकता है कि वो लोग जो कि चार्ज में हैं वो अपनी नेग्लिजेंस को क्या करें, छुपाने की कोशिश करें। लेकिन जब छुपाएंगे तो ये बेनिफिट किसका होगा, ये जो है ना उस इंस्टीट्यूशन का हो सकता है, लेकिन उस सूरत में जो लॉस है वो किसका है, एक ब्रॉडर कम्युनिटी का है। तो यही वही एथिक्स है कि आपने ये नहीं देखना होता कि जो है ये मामला मेरे लिए बेहतर है या नहीं, बल्कि आपने ये देखना होता है कि ये मामला ठीक है या नहीं। इवन जब आप कहें कि ठीक नहीं है और उसकी वजह से आपको लॉस भी हो रहा हो तो उस सूरत में भी आपने कहना होता है कि ओके। तो इस तरह की बात है, इस तरह का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। प्रोमोटिंग एथिकल कमर्शियल एक्टिविटीज, इसी तरीके से जो आपकी जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं बेसिकली ये नहीं है कि वो सिर्फ प्रॉफिट जनरेशन हो, वो एथिकल भी हो। तो अब एथिकल के अंदर फिर बहुत सारी चीजें हैं कि यानी आप इस तरीके से भी देखें कि इवन
अगर आप शरिया कंप्लाइंट फाइनेंसिंग भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपकी फाइनेंसिंग के थ्रू ओवरऑल जो है वो मुल्क के अंदर कोई जो है वो इन्फ्लेशन आती है, या जो है इस तरीके से होता है कि लोग जिसको कहते हैं कि इस तरह की नीड्स को फुलफिल करने जाते हैं कि जो कि उनकी बेसिक नीड नहीं है, या जो है वो फजूल खर्ची की तरफ जो वो जाते हैं, तो डेफिनेटली वो फिर आपकी एथिकल कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होगी। तो ये एक ब्रॉडर वे में जस्ट मैं बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके से भी आप देखेंगे। IFIs plays a crucial role in fostering an environment where commercial activities are conducted in full compliance with Sharia. ये तो पहली बात है ना। This commitment ensure that financial practice serve the greater good. ग्रेटर गुड है, यानी जैसे जस्ट मैंने आपको एक दो बेसिक एग्जांपल दी। कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू सोसाइटल डेवलपमेंट एंड अपहोल्डिंग एथिकल स्टैंडर्ड इन ऑल ट्रांजैक्शंस, यानी कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू सोसाइटल डेवलपमेंट। अब जैसे इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर आप बात करें, तो वो जितनी भी फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं, वो कह रहे हैं कि वो बेसिकली बैकएंड पे एक्टिविटी बेस्ड हैं, कोई लेंडिंग एंड बोरिंग नहीं है कि जस्ट वो किसी के एक्सपेंसेस को फुलफिल हो रहा है, या ऑलरेडी कोई लोन है उनकी सेटलमेंट के अंदर हो रहा है, कोई नई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही, कोई नया बिजनेस नहीं हो रहा, कोई ओवरऑल सोसाइटी को उससे बेनिफिट नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली उसको डिस्करेज किया जाता है इस तरह के मामला को। तो आप जो है फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स भी जब आपकी होती हैं, तो आप बेसिकली उस तरीके से उनको डिजाइन करना जरूरी है कि ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर वो एक सर्कुलेशन लेके आ रही हो, ना कि जस्ट एक जिसको इंडिविजुअल के साथ आपके मामलात हो रहे हैं उसको कोई बेनिफिट हो और आपको बेनिफिट हो। बिजनेस एथिक्स एंड कल्चर, Sharia based ethical values. The code of ethics within an Islamic financial institution are rooted in values derived from Sharia. These ethical principles serve as foundation for guiding the behavior and conduct of everyone employed by or associated with the IFIs. अच्छा जी, guiding conduct and responsibility. These Sharia-based values ensure that all individuals, whether employees or affiliates, perform their duties and obligations to the institution with integrity and in accordance with ethical standards. This alignment promotes a culture of ethical behavior, reinforcing the IFI's commitment to maintaining high moral and professional standards. अब है जी प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस। अब ये प्रिंसिपल जो है ना वो काफी ज्यादा है, तो वन बाय वन हम इन प्रिंसिपल्स को देखेंगे। और अ, इसके अंदर वहां पे जब आप बुक में देखेंगे ना, तो वो इस तरीके से है कि प्रिंसिपल वन है इफेक्टिव शरिया कंप्लायंस स्ट्रक्चर। अब उसके अंदर सब हेडिंग नहीं है, तो वो आपको थोड़ा सा जैसे हम देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस के अंदर हम जाते हैं, तो इस स्टैंडर्ड के अंदर हम आते हैं। अब ये देखें आप 5 नंबर पे कि प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, प्रिंसिपल नंबर वन इफेक्टिव शरिया कंप्लायंस स्ट्रक्चर। अब इस तरीके से ये है, इसने तकरीबन इसको जो है वो सब क्लॉजेस तो बनाया है, लेकिन इसने ना हेडिंग को छोड़ दिया है। तो इसलिए जो है ना इसको बड़ा केयरफुली पढ़ना पड़ता है, और बाद दफा पे पैराग्राफ पूरा पढ़ के फिर आपको जो है ना क्लियर होती है कि इसमें बात क्या कर रहा है। इसी तरीके से प्रिंसिपल टू आप देखते हैं, तो इसके अंदर भी क्लाजेस सब क्लाजेस हैं। और इसी तरह प्रिंसिपल थ्री है। तो बाज प्रिंसिपल्स काफ़ी बड़े हैं और बाज जो है वो छोटे छोटे। तो मैंने कोशिश की है कि हेडिंग के थ्रू ना, ताकि जब आप रिवीजन भी कर रहे हो तो एटलीस्ट हेडिंग को देख लें पहली दफ़ा, तो पूरा पढ़े, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। तो पहला प्रिंसिपल है जी इफेक्टिव शरिया कंप्लायंस स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ शरिया कंप्लायंस फ्रेमवर्क, एन इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट सेट अप एन इफेक्टिव स्ट्रक्चर टू इंश्योर comprehensive Sharia compliance. This structure should involve the active role of board of directors, Sharia supervisory board, management, auditors, each contributing to uphold Sharia principle across all operations. यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ शरिया कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर जो बात है वो ये है कि जैसे हम देखते हैं कि शरिया कंप्लायंस किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है, वो शरिया बोर्ड की है, वो शरिया ऑडिटर की है, बल्कि इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े
जितने लोग हैं और स्पेशली जो उसके एम्प्लॉयज हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ईच एंड एवरी वन इज रिस्पॉन्सिबल। इसलिए यहाँ पे भी जो इन्होंने अक्रॉस ऑल ऑपरेशंस की बात की, तो श्रिया कंप्लायंस फ्रेमवर्क की है कि जो ब्रॉडर वे में जो गाइडलाइंस हैं, जो है वो यानी शरिया है क्या वो कौन बताएगा, वो तो शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड बताएगा। लेकिन फिर उसको इम्प्लीमेंट करना और हर ऑपरेशंस के अंदर उसको 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 टेक केयर करना, वो फिर किसका काम है? हर हर इंडिविजुअल का काम है। इसी तरह ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए कि अप्रोप्रिएट गवर्नेंस मैकेनिज्म शुड बी इन प्लेस टू फैसिलिटेट अ ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट शरिया compliance process. This transparency ensure clarity and how Sharia guidelines are integrated and followed within the institution. इसी तरीके से ट्रांसपेरेंट इंटरेक्शन बिटवीन शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड एंड मैनेजमेंट। अब ये हमने देखा ना कि शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड की हम पढ़ के आए हैं कि बेसिकली कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस और इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए, और उसको यहाँ पे भी कहीं वो इंश्योर इस तरीके से कर रहा है कि जो इनके दरमियान इंटरेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट हो। इसी तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर शेयर कंप्लाइंस, के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना होल्ड द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है जी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है, फॉर मैनेजिंग ओवरऑल अफेयर ऑफ आईएफआईज इन अकॉर्डेंस विद द शरिया। अब यहाँ से आपको एमसीक्यू बन के आ सकता है कि भाई अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर शेयर कंप्लायंस की किसकी है? तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। अगर आपको अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर नाम दिए जाएं शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड, शरिया कंप्लायंस मैनेजमेंट, सीईओ, तो आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिलेक्ट करना है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। The Sharia Supervisory Board should conduct regular reviews and report on the IFI's compliance status, ensuring that Sharia compliance are effectively maintained. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही Sharia Supervisory Board को रिकमेंड कौन करता है बेसिकली? वो किसके थ्रू? शेयर होल्डर्स तक उनकी रिकमेंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इसी तरीके से जो बाकी जो मामलात हैं, तो ये जो शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड है, ये हमने देखा था कि इसका जो लिंक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ है, और यहाँ पे भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये इंश्योर कर रहा है, तो डेफिनेटली वो डिफाइंड शरिया को कौन कर रहा है? वो एसएसबी कर रहा है। दूसरा प्रिंसिपल है जी फेयर ट्रीटमेंट ऑफ इक्विटी होल्डर्स। अच्छा, अब ना ये बेसिक बातें हैं, हम इसकी हेडिंग पढ़ेंगे और आपने इसको डिटेल में पढ़ना है, और चूंकि जो वर्डिंग है ना वो बिल्कुल बेसिक है, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं है। और मैंने कोशिश ये की है कि जो जब इसको यहाँ पे इंग्लिश में लिखूं, तो मैं इसको इसके अंदर क्लैरिटी डालने की मैंने कोशिश की है, तो इसलिए वो चीजें जो आप गोनेस वहां से पढ़ेंगे तो उसके अंदर कुछ चीजों की क्लैरिटी नहीं होगी। तो अगर इसको पहले पढ़ लेंगे प्रेजेंटेशन को, फिर जाके गोनेस स्टैंडर्ड को पढ़ेंगे, तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। लेकिन डेफिनेटली पढ़ना तो जरूरी। तो फेयर ट्रीटमेंट ऑफ इक्विटी होल्डर्स। अब इक्विटी होल्डर्स की बात हो रही है। इक्विटी होल्डर्स कौन है? पहले हम ये समझ लेते हैं कि इक्विटी होल्डर्स आपके शेयर होल्डर्स हैं। इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है ना, तो उनके अंदर जो आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपके इक्विटी होल्डर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेक होल्डर की बात नहीं हो रही, इक्विटी होल्डर्स की बात हो रही है ना। तो इक्विटी होल्डर्स राइट्स एंड एंगेजमेंट, तो ये इन्होंने इंश्योर करना है। इसी तरह गवर्नेंस मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट इक्विटी होल्डर्स, ये दूसरी चीज है। असेस टू क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। अब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन बेसिकली उनको डिस्क्लोज कहाँ पे की जाती है? फाइनेंशियल किसके अंदर की जाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फिर जो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा है, आप देखते हैं। तो इसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट। तो अकाउंटेबल भी हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट किसको? इक्विटी होल्डर्स को। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इक्विटी होल्डर्स, तो जो माइनॉरिटी इक्विटी होल्डर्स हो उनकी प्रोटेक्शन भी करनी है। यानी कंट्रोलिंग इक्विटी होल्डर्स हैव अ ड्यूटी to safeguard the right and interest of minority equity holders, promoting fairness and equity with the governance structure। अच्छा जी, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस के अंदर थर्ड प्रिंसिपल है कि इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ फंड्स प्रोवाइडर एंड सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर्स। सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर है अब इक्विटी होल्डर्स, इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ फंड प्रोवाइडर्स एंड सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर। अब फंड प्रोवाइडर्स के अंदर, अब यहाँ पे इक्विटी होल्डर के अंदर के अलावा बाकी लोग भी आ जाएंगे कि इंश्योरिंग फेयर एंड अनबायस्ड ट्रीटमेंट। तो जो आपके जो जो फंड प्रोवाइडर्स हैं,
उनकी जो फंड की यूटिलाइजेशन है और उनके उनके जो फंड्स के साथ फिर उनकी प्रॉफिट और बाकी वाले मामलात हैं, उनके अंदर कोई बायसनेस डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए। कि अगर आप बायसनेस करेंगे कि किसी पार्टी के जो फंड पहले लगाएं दूसरी के बाद में लगाएं, तो इस तरह के मामला डेफिनेटली होंगे, तो वो अनबायस्ड ट्रीटमेंट तो नहीं होगी। इसी तरह गवर्नेंस मैकेनिज्म होना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमने बात की है, इससे रिलेटेड गवर्नेंस का मैकेनिज्म होना चाहिए। अब इस गवर्नेंस मैकेनिज्म को देखने के लिए डेफिनेटली अगर हम बात करें, तो आपके पास पूल मैनेजमेंट की गाइडलाइंस होती हैं, वो इवन रेगुलेटर ने जारी की हुई हैं, आपने नहीं की हुई हैं, और फिर आपके ऊपर उनको अप्लाई करना मैंडेटरी। तो इस ये बेसिकली पूल मैनेजमेंट गाइडलाइंस भी वो एक गवर्नेंस का एक मैकेनिज्म है, कि उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि भाई फंड जो है वो डिपॉजिटर को किस तरीके से इन्वेस्ट किए जाएंगे, कहाँ किए जाएंगे, उनसे क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। और फिर डेफिनेटली इसके ऊपर फिर चेक एंड बैलेंसेस गवर्नेंस गवर्नेंस रेगुलेटर के अपने, और इंटरनली श्री ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और बाकी मामला। इसी तरह टाइमली एंड एडुकेट इंफॉर्मेशन वो भी देनी है भाई, किसको, जो है वो स्टेक होल्डर्स को। और वो आपकी क्वार्टरली स्टेटमेंट है, फिर आपकी एनुअल स्टेटमेंट्स है, और इसके अलावा बाकी भी, जैसे उसने यहाँ पे भी बात की है कि इन रिपोर्ट्स के अलावा भी आपके जो बहुत से डिस्क्लोजर्स होते हैं, जैसे मंथली कुछ डिस्क्लोजर होते हैं, वो आप उसके थ्रू, ईमेल्स के थ्रू दे रहे होते हैं, मैसेजेस के थ्रू दे रहे होते हैं, वेबसाइट के थ्रू दे रहे होते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना जरूरी। अच्छा, चौथा है कि फिट एंड प्रॉपर कंडीशन फॉर बोर्ड एंड मैनेजमेंट। तो बोर्ड एंड मैनेजमेंट के लिए फिट एंड प्रॉपर क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगर कि जी फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया की बात हम करें तो कैसे होता है। तो बेसिकली जहाँ पे रेगुलेटर हैं, और हम अपनी लोकल मार्केट की भी बात करें, तो जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स है ना, वो दिए होते हैं आपके रेगुलेटर ने। जैसे स्टेट बैंक ने जो है वो इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए जो है फिट एंड प्रॉपर कंडीशंस जो दी हैं, दी हुई हैं। अब इसी वजह से देखते हैं आपके आपके जो मिलान बैंक के डिप्टी सीईओ थे, उनको उनकी एक्सटेंशन नहीं हो सकी, वो भी वजह यही थी। ठीक है, इसी तरीके से जो अभी हमारा सक्सेशन प्लानिंग के अंदर दूसरे सीईओ को हायर कर लिया गया है, जो अभी डिप्टी सीईओ के तौर पे कर रहे हैं, वो फिर फिट एंड प्रॉपर के अंदर के एज के जो मामला थे, इसी तरीके से जो बोर्ड के अंदर जो बाकी लोग हैं, उनका भी जो है फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया क्या है, डिफाइन है। और ये किस लिए है, डेफिनेटली ये गवर्नेंस के जो सिस्टम है उसको एनहांस करने के लिए। एस्टेब्लिशिंग अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया, डेफिनेटली ये भी होना चाहिए। और इसी तरीके से जो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस है, वो भी होना चाहिए। कि आपने अपॉइंटमेंट का एक क्राइटेरिया तो बना दिया, लेकिन उस क्राइटेरिया के अंदर भी कोई फेवरेटिज्म है, तो डेफिनेटली वो नहीं होगी। तो इसलिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे तो दो बातें हैं, कि स्टैब्लिशिंग है, अपॉइंटमेंट है, और इसके बाद ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है। लेकिन डेफिनेटली उसके बाद जब वो ऑन बोर्ड हो गए, और उसके बाद वो कब तक रहेंगे, उनका रिन्यूअल कैसे होगा, उनकी टर्म क्या होगी, वो डेफिनेटली वो सारी चीजें जो है अ, वो भी इसका पार्ट हो। इफेक्टिव ओवरसाइट। तो ओवरसाइट जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। अब ओवरसाइट कैसे होती है, कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कि उसके नीचे डिफरेंट कमेटीज हैं, जिसके या बोर्ड ऑडिट कमेटी आप देख सकते हैं, बाकी कमेटीज हैं, फिर उसके नीचे मैनेजमेंट है, फिर जो है दूसरी साइड पे आप देखते हैं श्रेया कंप्लायंस अपनी जगह पे है, श्री ऑडिट अपनी जगह पे है, इंटरनल ऑडिट अपनी जगह पे है। तो ये मल्टीपल चीजें किस लिए हैं, ये इफेक्टिव ओवरसाइट के लिए। तो रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इसके अंदर, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एंड टोन सेटिंग जो है वो किसने करनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने करनी है जी। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है डेफिनेटली, कि आपके पास एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए, जिसके थ्रू आपने ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनको क्या करना है, कहीं ये जो है डिजाइन करना है। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड अकाउंटेबिलिटी। अब मैनेजमेंट का भी कोई स्ट्रक्चर डेफिनेटली होना जरूरी है। अब स्ट्रक्चर वही है कि जिसको आप हिरारकी भी कह सकते हैं, या बाकी और प्लस ये फिर नहीं है कि भाई मैनेजमेंट का एक स्ट्रक्चर बन गया, उनकी डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी भी है। अब अकाउंटेबिलिटी डिफरेंट लिहाज से है, कि
उनको अकाउंटेबल होना है हर मामलात में, कि अगर कोई अनफोर्सीन जो है या अनएक्सपेक्टेड, हम कहेंगे अनफोर्सीन तो नहीं, अनएक्सपेक्टेड जो है वो मामलात होते हैं, या वो मामलात होते हैं कि जो कि गाइडलाइन से हट के हैं, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली। इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क, अब डेफिनेटली ये भी जरूरी। इवेल्युएशन एंड अकाउंटेबिलिटी, तो इवेल्युएशन के अंदर डेफिनेटली जो आपके जो सिस्टम बने उनकी इवेल्युएशन भी है, और फिर इसी तरह जो आपके लोग हैं उनकी इवेल्युएशन भी है, तो दोनों चीजें आती हैं। और अकाउंटेबिलिटी, सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी क्या होगी? सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी तो ये होगी कि सिस्टम के अंदर जो गैप है डेफिनेटली उनको इनहांस करना है, और मेन के लिहाज से जो अकाउंटेबिलिटी होगी वो तो आपको क्लियर है। अच्छा जी, छठा प्रिंसिपल है ऑडिट एंड गवर्नेंस कमेटी। तो इस्टेब्लिशमेंट और रोल, तो इसको इस्टेब्लिश भी करें, इसका एक रोल भी होना चाहिए, और इसकी जो कंपोजिशन है और इंडिपेंडेंस है। तो हम बोर्ड ऑडिट कमेटी के ऊपर इलाहादा से गवर्नेंस स्टैंडर्ड पढ़ के आए हैं, तो उसके अंदर उन्होंने उसके जो कंपोजिशन था वो भी बताया, उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसके बारे में बात की, और ये भी बताया था कि उनकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर कैसे करेंगे। तो उसको आपने दोबारा से पढ़ना है, और फिर इस लाइन को पढ़ना है, तो ये मामला आपको क्लियर हो जाने चाहिए। फिर है रिस्क मैनेजमेंट, तो आपके पास रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए, तो जिसके थ्रू आप, ये भी एक गवर्नेंस का एक स्ट्रक्चर है। तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड रिस्क ओवरसाइट, तो सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो है वो एक्टिवली इंगेज करना है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, ओवरसाइट के अंदर। इसी तरीके से क्लैरिफाइंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगी, मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड इट्स रोल दैट द मैनेजमेंट एंड इट्स रिस्क, तो हर एक का जो रोल है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या है, और इसी तरीके से मैनेजमेंट का क्या है, वो क्लियर होना। इसी तरह अप्रूविंग रिस्क स्ट्रेटजी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग द आईएफआई रिस्क स्ट्रेटजी एंड सेटिंग टॉलरेंस लेवल फॉर रिस्क the institution is willing to assume. ठीक है, it must also establish a comprehensive framework for managing these risks within these financial or business operation. Understanding businesses and external risk, डेफिनेटली आप रिस्क मैनेजमेंट तभी करेंगे जब आप उसको पहले अंडरस्टैंड करें। फिर इसी तरह सबमिशन, सक्सेशन प्लानिंग एंड लीडरशिप डेवलपमेंट, अब ये भी एक रिस्क का ही एलिमेंट है, कि सक्सेशन प्लानिंग है और लीडरशिप डेवलपमेंट है। तो इसको अगर आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास किसी न किसी टाइम पे जाके ऐसा मामला आ सकते हैं कि आपके पास जो जाने वाले जो लीडर्स हैं वो जब जा रहे हैं, तो आपके पास बैकएंड पे ऐसे लोग नहीं हैं कि जो उस लेवल पे जाके मैनेज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सक्सेशन प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये सक्सेशन प्लानिंग भी रिस्क मैनेजमेंट का क्या है, पार्ट है। अगला है जी प्रिंसिपल नंबर 8, अवॉइडेंस ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये चीज पहले भी आई थी इसके स्टैंडर्ड के शुरू में भी, कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जो है डिफरेंट पार्टीज हैं, जो जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनके जो कंफ्लिक्ट उसको करना। गवर्नेंस स्ट्रक्चर टू प्रिवेंट कंफ्लिक्ट, कंफ्लिक्ट एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए जी, मस्ट इस्टेब्लिश appropriate governance structure to prevent conflict of interest involving member of the board of the directors। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आपस में भी उनके जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। फिर शेयर सुपरवाइजरी बोर्ड, ठीक है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर सुपरवाइजरी बोर्ड के अंदर जो है ना वो कंफ्लिक्ट ना हो। मैनेजमेंट क्या है, फिर स्टाफ है, एक्सटर्नल पार्टीज है, such as auditor, rating agencies, other entities with significant dealing with the institution। तो इन सब का जो है वो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। यानी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपस के मसाइल नहीं है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि एक ओवरऑल गोल है एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो ओवरऑल गोल जो है वो एक नहीं है, वो मल्टीपल होंगे। अब ये तमाम के तमाम लोग अलाइन हो उस गोल के साथ, जो कि एक ब्रॉडर गोल है उस इंस्टीट्यूट के, उस इंस्टीट्यूशन के। अब हर बंदा अगर अपने गोल के लिए जाए, तो डेफिनेटली वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। यानी एक एम्प्लॉय की हम मिसाल लेते हैं, वो ये कहे कि मुझे गर्ज है मेरी सैलरी से, मुझे सैलरी मिलनी चाहिए जो है, लेकिन वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर, कस्टमर सर्विसेज के ऊपर ध्यान नहीं देता, वो शरिया कंप्लायंस के को इंश्योर नहीं करता, वो बाकी किसी फ्रॉड के ऊपर ध्यान नहीं देता। तो इस तरह के जो मामलात होंगे डेफिनेटली वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएंगे ओवरऑल। इसी तरीके से कोई जो है वो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एम्प्लॉय ने लीक नहीं करनी है वो कर देता है, तो ये सारे के सारे जो है ना वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामलात आ जाएंगे। और ये बहुत ब्रॉडर वे में बात है। आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स,
तो आइडेंटिफाई भी करना कि कन्फ्लिक्ट कहाँ पे है, और फिर वेज या इस तरीके की स्ट्रेटजीज बनाना कि उसको फिर प्रिवेंट करना कि भाई ये जो है वो आइंदा के लिए नहीं हो। यानी वही के गैप को आइडेंटिफाई करना और फिर गैप को फिल करना डेफिनेटली जरूरी। ऑब्जेक्टिव एंड इम्पार्शियल गवर्नेंस, तो आपकी जो गवर्नेंस है वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए और इम्पार्शियल होनी चाहिए, यानी विदाउट बायसनेस। प्रिंसिपल नंबर 9, appropriate compensation policy oversight, governance structure for remuneration, and IFIs must establish appropriate governance framework to oversee remuneration policies for board of directors, share supervisory board and management। तो ये भी गवर्नेंस का ही पार्ट है कि देखें जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थे, तो वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब भी पैदा हो जाते हैं कि जब आपकी जो रेमुनरेशन की जो जो स्ट्रक्चर है वो वेल डिजाइन नहीं है, और उसके अंदर जो है वो ऐसी चीजें हैं कि जो फिर आपको बाज दफा फोर्स करती हैं कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ। लेकिन जब ये रेमुनरेशन की पॉलिसीज ट्रांसपेरेंट वे में बनाई जाएंगी, अनबाइस्ड वे में बनाई जाएंगी, तो फिर डेफिनेटली ये गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, बेहतर करेंगे। इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट कंपनसेशन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट के अंदर वही है कि भाई ये किसी बायसनेस के बगैर कंपनसेशन पॉलिसी शुड बी डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट इन एन इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर इंश्योरिंग फेयरनेस एंड अलाइनमेंट विद इंस्टीट्यूशन एथिकल। यानी इंडिपेंडेंट वही कि जब भी किसी की कंपनसेशन जो है वो दी जाए या डिसाइड की जाए, वो फैसला इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये नहीं कि किसी बायसनेस है, किसी प्रेशर है या किसी और मामलात के अंदर है, तो उस तरह के मामलात होंगे तो वो आगे चल के फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले मामलात आएंगे। पब्लिक डिस्क्लोजर, अब ये एक और प्रिंसिपल है। तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टिंग है कि जो, और इसके अंदर कुछ उसने बेसिक चीजें बताई हैं कि इनके अंदर तो रिपोर्टिंग करनी करनी है। मस्ट अडॉप्ट हाई स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टिंग टू फुलफिल द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ इट्स स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग ओनर्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट होल्डर्स, काउंटर पार्टीज, रेगुलेटरी बॉडीज, ज़कात अथॉरिटीज एंड अदर रिलेटेड एजेंसीज। तो जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टिंग है कि बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसकी जो रिपोर्टिंग है वो हाई स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो ये वाला गवर्नेंस स्टैंडर्ड मैंने पढ़ा, और फिर इससे अगले वाला कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला मैंने गवर्नेंस स्टैंडर्ड पढ़ा ना, तो मुझे समझ लगी कि इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, इनकी जो ये रिपोर्ट्स होती है ना, एनुअल रिपोर्ट्स, ये इतनी बड़ी क्यों होती हैं? वो 400 500 पेजेस की क्यों होती हैं? तो हम भी उसको देख रहे होते हैं। तो बेसिकली ये गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट है। अगला स्टैंडर्ड भी हम जब देखेंगे कि सोशल, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके अंदर भी बहुत सारे डिस्क्लोजर का कहा गया है, और यहाँ पे भी बहुत से डिस्क्लोजर का कहा गया है। तो ये बेसिकली मिनिमम स्टैंडर्ड तो के ऊपर तो ये चीजें करनी होती हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है ना, जैसे अगला स्टैंडर्ड के अंदर हम करेंगे तो वो कह रहे हैं कि वो आपके लिए ऑप्शंस हैं कि वो करें नहीं करें। तो बहुत से जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो ऑप्शनल्स भी कर रहे होते हैं, डेफिनेटली वो भी रिकमेंडेड है। तो इस वजह से ये डिस्क्लोजर है। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी एंड मार्केट डिसिप्लिन, IFI should uphold high standard of transparency and market discipline to foster trust among shareholder and other stakeholders. This involves providing accurate, adequate, timely and fair reporting of both financial and non-financial performance measures। अब ट्रांसपेरेंसी और मार्केट डिसिप्लिन के अंदर तो यही है कि मार्केट डिसिप्लिन के जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर जो जो स्टैंडर्ड्स हैं लादा से, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और बाकी स्टैंडर्ड है, उनको भी फॉलो करना, उनको उनको डिसिप्लिन उनको उनके तहत जो है अपनी रिपोर्टिंग करना डेफिनेटली। और ट्रांसपेरेंसी कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी क्या हो, एक्यूरेट हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसके अंदर कोई हिडन मामलात ना हो, या इस तरीके से ना हो कि उसको आपने इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो आप अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर रहे हैं, ओवरऑल के नहीं कर रहे। कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स, adopting ethical policies and procedures. An Islamic financial institution must implement policies and procedures that align with Sharia principle to promote a culture of ethical and responsible behavior. This code of conduct should guide the actions of the board of directors, Sharia supervisory board, management, and all employees. तो ethical जो policies हैं उसकी अडॉप्शन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो फिर किसी एक बंदे की
के ऊपर नहीं है, बल्कि उसके अंदर भी ऑल एम्प्लॉइज, या दूसरे मानों में आप इस तरीके से कह सकते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए उन एथिकल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करना क्या है, मैंडेटरी है। और ये एथिकल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स क्या है, एओफी ने भी अपने अलग से एथिक्स जो है वो एथिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो एथिक्स के स्टैंडर्ड हैं, वो इशू किए हुए हैं। लेकिन जो शरिया ने तो बहुत पहले हमें एथिक के स्टैंडर्ड बता दिए ना कि क्या है, तो क्या गलत है और क्या सही है, दीज आर एथिक्स। और सही और गलत का फैसला इसलिए इस तरीके से नहीं करना कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, इन ब्रॉडर सेंस क्या सही है क्या गलत है, तो वो है। और ये हमें शरिया ने बिल्कुल क्लियर अल्फाज में बताया हुआ है। यानी बहुत से लोग ये बात करते हैं, बड़े पढ़े लिखे वो लोग भी ये बात करते हैं कि भाई ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या सही है और क्या चीज़ गलत है। तो ये डिसाइड तो शायद आप कर रहे हो, लेकिन डिसाइड करने के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो आपको दे दी गई हैं भाई। आप उस गाइडलाइंस को समझेंगे नहीं, तो फिर आप ये बात करेंगे कि भाई क्या सही है क्या गलत है, ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये डिसाइड करने वाले ने कर दिया डिसाइड। प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, अप्रोप्रिएट, अच्छा प्रिंसिपल नंबर 12, अप्रोप्रिएट इन्फोर्समेंट ऑफ गवर्नेंस प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स। अब भाई साहब ये जो गवर्नेंस की हमने पीछे बातें की, ये बना देना तो इनफ नहीं है, तो इनकी जो इन्फोर्समेंट है वो भी जरूरी है। तो मैकेनिज्म फॉर इन्फोर्समेंट क्या होना चाहिए जी, एंड मॉनिटरिंग। IFIs must establish a robust mechanism to ensure that governance principle and standard are consistently adhere and effectively monitor। अब इसके लिए भी डिफरेंट सिस्टम बने होते हैं डेफिनेटली, कि मॉनिटरिंग भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है, और सारे मामला आते हैं वो फिर इसी तरीके से जो कंटिन्यूस इसके ऊपर जो है वो गैप के आइडेंटिफिकेशन और फिलिंग, तो ये सारे मामला हैं। तो इसकी जो इन्फोर्समेंट है वो भी डेफिनेटली ज़रूरी है। और फिर वो जो के इस जिसके अंदर जहाँ पे मामलात के अंदर डेफिशिएंसी हो, तो फिर वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी डेफिनेटली होगी। दो चार्ज विद गवर्नेंस, तो डेफिनेशन एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस स्टेटमेंट, यानी इस स्टैंडर्ड के लिए, those charged with governance are individuals responsible for ensuring that the entity meets its objective related to operational effectiveness and efficiency. Sharia compliance, adherence to applicable laws, and accurate reporting to relevant shareholders. Management is included, ये जुमला देखिएगा क्या है, management is included under those charged with governance only when it is performance governance related functions. तो those charged with governance, तो बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, श्रेय सुपरवाइजरी बोर्ड, ठीक है ना। और इस तरह की, और वो कह रहा है कि मैनेजमेंट को आप इसके अंदर तब इंक्लूड करें, ठीक है, ओनली का लफ्ज लिखा हुआ है कि ओनली, कि इसके अंदर दो चार्ज के अंदर तब करें व्हेन इट इज परफॉर्मेंस गवर्नेंस रिलेटेड फंक्शंस, तो ये जब ये गवर्नेंस रिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म कर रही हो तो उस सूरत में ऐड करें। अच्छा जी, गवर्नेंस स्ट्रक्चर ओवरव्यू। तो अब ये जो बातें हैं जो शुरू में मैंने आपको की थी कि डाइवर्सिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वही बात कि इट इज एक्नॉलेज्ड दैट a uniform governance structure cannot account for the diverse circumstances and experience of different entities or even variation with the रमेश same। भाई, ये Just पीछे वाला दोबारा से बताइए, क्योंकि जहाँ पे ओनली का वर्ड यूज करते हैं ना, यहाँ पे ये मोस्टली इससे सवाल भी बनाते हैं, क्योंकि वो भी बताया सेग्रीगेशन डाल दी उसने। ये मैं थोड़ा सा बता पीछे वाला बताइए, मैं पीछे वाला बताता जो। हूँ, मैं बताता हूँ, बस इसको फिनिश करने दें फिर वापस जाते हैं। अच्छा जी, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर ओवरव्यू, डाइवर्सिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के जिसके अंदर जो जाहिर सी बात है कि डाइवर्सिटी जो है वो होती है डिफरेंट लिहाज से, कल्चर के लिहाज से, लॉ के लिहाज से, उस लिहाज से। तो वो कह रहे हैं कि इट इज एक्नॉलेज दैट अ यूनिफॉर्म गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैन नॉट अकाउंट फॉर द डाइवर्स सर्कमस्टांसेस एंड एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट एंटिटीज आर इवन विद इन द सेम एंटिटी ओवर टाइम। यानी ओवर टाइम का मतलब है कि हो सकता है कि एक टाइम के लिए तो वो आप मामलात कर सकें, दूसरे के लिए नहीं। तो
एक टाइम पे तो एक पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकें और फिर दूसरा कोई टाइम आए तो उसमें वही पॉलिसी आपके लिए उस लिहाज से इफेक्टिव ना हो। Therefore, each IFIs must exercise diligence and care in tailoring and implementing individual golden principle through suitable policies। यानी वो अपने लिए खुद पे टेलर कर सकती हैं इंडिविजुअल गवर्नेंस प्रिंसिपल, किसके थ्रू? थ्रू सूटेबल पॉलिसीज। तो अपने लिए फिर सूटेबल पॉलिसीज वो बनाए, लेकिन जो मिनिमम साइड पे जो जिस चीजें यहाँ पे की जा रही हैं या बताई गई हैं, डेफिनेटली उन ब्रॉडर वे में तो उन्हीं के अंदर ही कहीं पाई जाएंगी। Guidelines and implementation, the board of directors should provide comprehensive guidelines। तो ये भी उस चीज का जवाब है जी जो आप पूछ रहे थे। The board of directors should provide comprehensive guidelines to those impacted by governance policies and establish an effective governance structure। This ensure that governance framework is well aligned with IFI's unique needs। अच्छा जी, components of governance structure क्या है? For the purpose of this statement, governance structure may include following elements to achieve and maintain the governance principle outline. Objective setting and monitoring. Number one, resource management and accountability, system for direction and management, और check and balances। तो ये क्या है? components of governance structure है। तो अब ये है limitations। तो limitations की जैसे हमने शुरू में बात की थी कि complexity and human factors। तो ये भी एक बड़ा मामला है कि गवर्नेंस encompasses a range of qualities, interactive interactive elements including human values, behaviors, and cognitive abilities. Integrity is crucial human trait that underpins the success of governance process, influencing the transparency and effectiveness of daily operations। यानी इसने तो यहाँ पे एक बात की किसकी कि इंटेग्रिटी को इसने क्या किया कि ये क्या है क्रूशियल ह्यूमन ट्रेट, तो इसको उसने ह्यूमन ट्रेट के अंदर डाला है और डेफिनेटली ह्यूमन ट्रेट ही है ये। तो ये तो एक ट्रेट की इसने बात किया। तो जो बात की जाती है वो तो कोई 108 ट्रेड की बात की जाती है कि कुछ जो ह्यूमन की जो ट्रेड्स हैं वो 100 से भी ऊपर है। तो ये जो है डेफिनेटली जो बोनस जो है वो उसके अंदर रेंज ऑफ क्वालिटीज हैं, इंटरेक्टिव एलिमेंट है, ह्यूमन वैल्यूज हैं, बिहेवियर, इसी तरह कग्निटिव एबिलिटीज। तो इस लिहाज से जो है ना ये मामला कम्प्लेक्स है। यानी ये नहीं है कि जो है ना वो वही वन साइज फिट फॉर ऑल नहीं है। तो इस लिहाज से इन सब फैक्टर को देखा देखा जाएगा और यही लिमिटेशंस है कि जो जैसे कॉग्निटिव एबिलिटीज की जो बात हो रही है कि अब जो लोग गवर्नेंस के अंदर हैं या फिर इसी तरह जो श्रेया सुपरवाइजरी बोर्ड के अंदर हैं या जो मैनेजमेंट के अंदर हैं या श्रेया कंप्लायंस, तो हर एक की जो जो प्रोसेसिंग पावर है, थिंकिंग प्रोसेस है या बाकी जो मामला है वो डिफरेंट है। तो उस लिहाज से जो है वो जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं है कि जो जो चीजें लिख दी गई ये ठीक है, जब बना दी गई उसकी इम्प्लीमेंटेशन की हर पार्टी जो है या हर हर सेगमेंट के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन सेम वे में नहीं हो सकती। रोल ऑफ इंटीग्रिटी एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज, individual with high integrity are more likely to exhibit transparent and ethical behavior। तो ये इसने एग्जांपल भी दे दी जो ऊपर उसने बात की थी। तो contributing positively to the Islamic financial institution goal, the thinking ability of board of directors, ये thinking ability cognitive की बात हो रही है, and the management are equally crucial, particularly in strategic planning and decision making process। कि भाई किसी की जो thinking abilities है इतनी अच्छी हैं board of directors की या बाकी लोगों की कि वो बहुत अच्छी जो है वो वेल जिसको कहते हैं कि पहले से वो अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर उससे रिलेटेड वो पॉलिसी बनाते हैं और फिर वो मामलात होने से पहले यानी मार्केट के अंदर कोई एडजस्टमेंट हो रही होती है वो पहले से फोरसी करते हैं और अपने मामलात को दुरुस्त कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं। तो ये मामलात डिफर है, ठीक है, वो लॉसेस से बच जाते हैं। तो वो भी गवर्नेंस का एक मामला था ना कि एफिशिएंट यूज जो है उसके अंदर तो फिर कॉग्निटिव एबिलिटीज तो वो बहुत मैटर करेंगी ना। एफिशिएंट यूज कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता ये जरूरी तो नहीं है हर बंदा उसी तरीके से कर सके। नो यूनिवर्सल गवर्नेंस स्टैंडर्ड, तो स्ट्रक्चर। अब उसने भी यही बात की कि देखें स्टैंडर्ड का मतलब ही क्या है। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि हर जगह उसकी इम्प्लीमेंटेशन यानी तब ही तो उसको स्टैंडर्ड कहेंगे ना। लेकिन
यहाँ पे वो उसने लिमिटेशन में ये चीज लिख रहा है कि नो यूनिवर्सल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, देयर इज नो वन साइज फिट ऑल गवर्नेंस फ्रेमवर्क दैट कैन गारंटी इफेक्टिवनेस और साउंडनेस। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको गारंटी कर सके इफेक्टिवनेस एंड साउंडनेस। तो डेफिनेटली फिर आपने कंटिन्यूसली अपनी चीजों को क्या करना है, एनहांस करना है। गवर्नेंस मस्ट बी अडॉप्टेबल एंड अडॉप्टेबल and context specific, taking into account the unique dynamics of each of it। भाई context specific के बगैर तो कोई मामला भी नहीं हो सकता। ये नहीं कि आप किसी का गवर्नेंस स्टैंडर्ड जो है या आईओपी का गवर्नेंस स्टैंडर्ड उठाए और किसी भी जगह पे अप्लाई करना चाहें। अपने कॉन्टेक्स्ट को पहले देखें और उस लिहाज से अपने लिए यूनिक जो है डेफिनेटली आप बनाए। Beyond perspective rules, so good governance cannot be achieved solely by adhering to specific structures or pre-established rules. It requires a deeper commitment to ethical conduct, thoughtful decision making, and governance approach tailored to the IFI's unique needs। तो स्टैंडर्ड खत्म हुआ, हम जाते हैं क्वेश्चन की तरफ और उस स्लाइड पे जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा था आपने।